बॉर्डर इलाका है ये इन दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका कल्चरल एक कह सकते हैं कि एक कल्चरल हाईलैंड है। यहाँ पे मंदिर तो प्राइमरी मोटिव है ही। एक 9 तारीख से अगर आप देखें 11 तारीख तक में तो कंबोडिया ने बार बार फिर से सीज फायर की तरफ इशारा किया है, लेकिन इस बार थाईलैंड मूड में नजर नहीं आ रहा है। देखिए गजा में ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान है उसका दूसरा मरहला जो है वो आ गया। प्रेसिडेंसी का कहना है कि एक कागज में माफीनामा लिखें और उसको पब्लिकली पढ़ें नेतन्याहू कि हाँ मैं करप्ट हूं, मैंने ये किए हैं, मैं घोटालेबाज हूं, मेरी बीवी घोटालेबाज है, मेरा बेटा घोटालेबाज है, ये चीज को एडमिट करें। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, कौमी आवाज़ और नवजीवन की मुश्तरका पेशकश है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब सौरभ कुमार शाही साहब। सौरभ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो हालिया तनाज़ात हैं उनकी वजह क्या है? सर अगर आप इन दोनों के हिस्ट्री को देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि जैसे दुनिया में सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो कॉलोनियलिज्म का गिफ्ट है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, चाहे वो भारत चीन का हो, वो हर जगह, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, कॉलोनियलिज्म ने का वो एक तरीके से गिफ्ट है और उसी को हम सब भुगत रहे हैं। तो ये जो केस है कंबोडिया और थाईलैंड वाला, ये इससे कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ये अलग नहीं है इससे। अ, जिस तरह से भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, उसी तरह से ये जो कंबोडिया और थाईलैंड का जो ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पे फ्रेंच जो है वो कब्जा उन्होंने कर रखा था। तो फ्रेंच ने जो मैप्स जो है वो ड्रॉ की, उसके हिसाब से दोनों देश जो है वो अलग हुए यानी कि वो मॉडर्न नेशन स्टेट आया। अब मसला ये है कि थाईलैंड उन मैप्स को नहीं मानता, कहता है कि कॉलोनियलिज्म का गिफ्ट है तो हम इसको नहीं मानते। कंबोडिया उन मैप्स को मानता है क्योंकि उन मैप्स के हिसाब से कंबोडिया को फायदा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से चाइना जो है वो एलएसी को नहीं मानता क्योंकि उसका कहना है कि ये अंग्रेजों ने करके हमें दिया था तो हम इसको क्यों मानते। अब मसला ये है कि ये जो बॉर्डर इलाका है ये इन दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका कल्चरल एक कह सकते हैं कि एक कल्चरल हाईलैंड है। यहाँ पे तमाम किस्म की जो मंदिरें हैं, और मंदिरों से मुराद ये है कि वो हिंदू मंदिर भी है और बुद्धिस्ट जो मंदिर भी है। स्तूपा और मंदिर होते हैं, हाँ वो भी हैं। और ये पटे पड़े हैं इन मंदिरों पे, मतलब कोई एक दो की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पे मतलब दर्जनों, रैदर मैं कह दूं कि 100 के आसपास भी हो सकती हैं। अगर आप टोटल देख लें, मंदिर, मोनेस्ट्री, श्राइन्स, इस तरह को अगर मिला लें तो ये है। और ये पूरे इनके बॉर्डर के थ्रू ये रन करता है। इनफैक्ट जो जिन दो मंदिरों को, तीन मंदिरों को लेकर अभी झगड़ा हो रहा है, उसमें से दो हिंदू मंदिर हैं और एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इनके राजा थे राजवर्मन, आई थिंक 7, उनके काल में ये मंदिर बनी थी। मंदिर टेक्निकली अभी जो है वो बॉर्डर के इस तरफ है, यानी वो थाईलैंड में है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनके वर्डिक्ट के हिसाब से वो मंदिर जो है वो कंबोडिया के हिस्से में आता है। और कानूनी लिहाज से देखें तो थाईलैंड ने उस पर कब्जा कर रखा है, कानूनी लिहाज से अगर उसको देखा जाए तो। थाईलैंड ने जब, अच्छा ये केस थाईलैंड लेके गया था, केस उनके अगेंस्ट में पड़ गया, तो थाईलैंड को अब ये डर लग रहा है कि इस तरह की जो और कुछ मंदिर हैं, अगर हम उसको भी लेके यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे तो हो सकता है कि वो भी हमारे अगेंस्ट में वर्डिक्ट चला जाए। तो उन मंदिरों की वो बात ही नहीं करता, और उसको लेके ये पहले से तनाव था। कई बार एक्सचेंज ऑफ फायर्स हो चुकी हैं। हमारे दर्शक जो एक सर्टेन एज से बड़े होंगे उनको याद होगा कि 2008 से 11 के दरमियान भी बहुत घमासान जो है यहाँ पे मचा था, और उससे पहले से मचता आ रहा है हाँ। पिछले साल। हाँ, और इस साल फिर मई में और जुलाई में हमने देखा ये डेडली हो गया, और अभी इसको आप कह सकते हैं कि ये राउंड 2 जो है उसका चल रहा तारीखी पस मंजर क्या है मंदिर के है। अलावा? देखिए मंदिर तो प्राइमरी मोटिव है ही। एक चीज को ना भूलें कि कंबोडिया
का कंपैरिजन अगर आप थाईलैंड से करते हैं तो कंबोडिया में टूरिज्म उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से थाईलैंड में है। थाईलैंड कंबोडिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा अमीर देश है। तो ज्यादा। इस तरह के, हाँ, अगर इस तरह के जो कल्चरल जो जगहें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो कंबोडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चाहता है कि इन जगहों पे और टूरिज्म का इजाफा हो। थाईलैंड को इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थाईलैंड कोई भी देश जो है उसमें जो नेशनलिज्म का मामला होता है तो उसको लगता है कि इसको हम क्यों सॉल्व करें, छोटा सा ही 2 ही मंदिर सही हम क्यों दें, कंबोडिया को क्यों दें। तो चीजें उसको लेके हो रही है। जो आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कह रहे हैं उसमें एक चीज ये भी समझने वाली है कि अभी पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच में ठीक ठाक रिलेशनशिप चल रही थी, 10-15 सालों से। उसका रीजन ये था कि दोनों देशों में जो हेड ऑफ स्टेट्स थे वो, उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट इससे पहले जो प्रधानमंत्री थी, जिनको कि अभी कुछ महीने पहले जो इस्तीफा देना पड़ गया, पाइथोंग शिनावात्रा, विपाक्षी शिनावात्रा की बेटी हैं, वो हम्म। पाइथोंग शिनावात्रा का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था अभी कुछ महीने पहले तक जो कंबोडिया के हेड थे, हुन सेन। इनफैक्ट हुनसेन और ताकसिन सिनावात्रा में इतने अच्छे संबंध थे कि जब हुनसेन थाईलैंड आते थे तो ताकसिन सिनावात्रा के घर पे रुकते थे, यानी ऑफिशियल गेस्ट हाउस में नहीं रुकते थे, घर पे रुकते थे। और जो अभी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी बेटी ये पैथोंग त्रान, वो उनके गोद में खेलती थी। तो एक आपको ध्यान होगा, अभी कुछ महीने पहले एक फोन कॉल दोनों के कौन दरमियान को जो था लीक वो हुआ लीक था? हो गया, हाँ, जिसमें वो उनको अंकल कह रही है। हम्म। जाहिर है कि अब आप बचपन से अंकल कह रही हैं तो सडनली आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो ऐसा तो है नहीं कि फिर वो आप वो बदल जाएगा। तो अब उसको लोगों ने लेकिन दूसरे तरीके से ले लिया कि अरे यार, ये इतना डिफरेंशियल होकर बात कर रही है तो ये क्या ही अपना मत रख पाएगी उनके सामने में। तो लेकिन अभी क्या हो गया कि दोनों फैमिली के जो पर्सनल ताल्लुकात थे उसमें खटास पड़ गई है इसको लेके। और सिनावात्रा जो हैं वो एट हेल्म भी नहीं है। उधर भी जो हुनसेन है, उनके बेटे जो है, उनको एक तरीके डिक्टेटर है, उनकी पोजीशन को मजबूत करने के लिए दुनिया में हर जगह पोजीशन को मजबूत करने के लिए नेशनलिज्म का सहारा लिया जाता है। तो दोनों इसका सहारा ले रहे हैं, फिलहाल तो यही चल रहा जुलाई में भी इन लोगों के, दोनों के मुल्कों के बीच में एक तनाज़ात हुए थे और झगड़ा हुआ था। उस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने मिलके इनके बाद जंगबंदी करवाई थी। तो उससे क्या फायदा हुआ और क्या आगे के लिए राह हमवार हो सकती है? है। मुझे ये लगता है कि जुलाई वाली जो जंग थी ना, उसमें बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के मिलिट्री कैपेबिलिटी को आंकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जुलाई वाले जंग में भी आपने देखें, पहले चीज यही मैं दर्शकों को समझा दूं कि दोनों के बीच में मिलिट्री गैप बहुत ज्यादा है। थाईलैंड अमेरिका का एलाई है। तमाम जो जदीद तरीन मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जो असलहे हो सकते हैं, वो थाईलैंड के पास है मौजूद मौजूद। है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग F-16 लड़ाकू विमान। उसके मुकाबले में कंबोडिया की मिलिट्री छोटी है, मॉडर्नाइज नहीं है, और एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली करप्ट है। यानी इन चीजों के कारण दोनों की कोई पैरिटी वहां पे नजर नहीं आती। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए एक इस चीज को कि हम जिस खित्ते की बात कर रहे हैं वहां पे डेंस मानसून यानी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती है। जहां पे डेंस सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ में अगर कोई पहाड़ी इलाका आ जाए तो आपकी मिलिट्री बर्तरी जो है वहां पे उसको निगेट हो जाता है, क्योंकि वहां पे दूसरी पार्टी आपके साथ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ेगी। और बेशक आप ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा सकता है। आई थिंक कि कंबोडिया ने ये समझ लिया है कि हमें इनिशियली तो हम पे हमला होगा, बड़ा होगा, लेकिन वो जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ब्रिंकमैनशिप, वो ब्रिंकमैनशिप की एक वहां पे लड़ाई चल रही है। कंबोडिया को ये लगा कि थाईलैंड ऑल आउट वॉर के लिए नहीं जाएगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह के बयान में थाई यानी सिविलियन लीडरशिप और उनके जो मिलिट्री एहलकार हैं, उनके बयान जो मैं सुन रहा हूं, तो उससे लग रहा है कि थाईलैंड अब इसको
वाइडन करने के मूड में, यानी ये बॉर्डर स्कर्मिश ना होके ये एक वॉर का, एक युद्ध की शक्ल जो है वो शक्ल ले ले ली। रहा है। हाँ, अगर युद्ध की शक्ल लेगा तो इनिशियली इसमें कंबोडिया को बहुत ज्यादा नुकसान है। इनफैक्ट मैं कल रात से वीडियो फुटेजेस देख रहा था दोनों के तरफ के, और यूनिवर्सली जो है वो पिटाई कंबोडिया मिलिट्री की हो रही है, क्योंकि जाहिर है उनके पास जब एयरफोर्स ही नहीं है तो हम्म। ये तो मतलब एक मुकाबला उस तरह का हो गया ना जो अनइक्वल है। तो उनके ठिकानों पे जबरदस्त बमबारी हो रही है। हालांकि कंबोडिया चूंकि ज्यादा डेवलप्ड मिलिट्री नहीं है तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर खेलेगा। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का मतलब है कि वो लैंड माइन्स लगा के, आर्टिलरी फायर करके, एम्बुश सेटअप करके वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि 9 तारीख के बाद से, है ना, आज 12 तारीख है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 9 तारीख से अगर आप देखें 11 तारीख तक में, तो कंबोडिया ने बार बार फिर से सीज फायर की तरफ इशारा किया है, लेकिन इस बार थाईलैंड मूड में नहीं। नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उसको लग रहा है कि मैं कोई एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसे जैसे रशिया कर रहा है यूक्रेन में, उस तरह का कोई चीज जो है करूं, यानी मैं अंदर घुस के बॉर्डर पे जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दूं कम से कम। तो इसका मतलब है कि स्टोरेज, एम्यूनिशन डिपो, स्टोरेजेस, ये मल्टी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के जो पॉइंट्स हैं वो, आर्टिलरी पोजीशंस, पिल बॉक्सेस, इन सब पे वो हमला करना चाहता है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसा कि हमने वेस्ट एशिया के केस में भी देखा है कि आपकी मिलिट्री बर्तरी पेपर पे हो सकती है, लेकिन अगर आप घुसेंगे किसी के टेरिटरी में तो फिर वो सामने वाला एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में आपको छक्के छुड़ा सकता है। कंबोडिया अभी इस पे रिलाई कर रहा है कि अच्छा इनको घुसने देते हैं और फिर देखते हैं कि हम किस तरह से एम्बुश वगैरह कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से मिसकैलकुलेशन अगर होगी तो गड़बड़ हो सकता है। अब देखना है कि किसके तरफ से मिसकैलकुलेशन पहले होती है। मलेशिया का इसमें क्या किरदार है, इस जंगबंदी में और इनके सरहदी झड़पों को खत्म करवाने में? ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे मलेशिया का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि एशियान की जो गवर्नरशिप है, एशियान का जो प्रेसिडेंसी है, वो रोटेशन के बेसिस पे है। जैसे G20 में होता है कि भाई सबको एक ना एक दिन बनना है। हालांकि भारत में जब भारत बना तो मोदी साहब ने इसको पूरा इनकैश करवा लिया कि हमने, जैसे कि हमने कोई इलेक्शन जीता हो। बट है, हालांकि उसी तरह से एशियान में भी होता है कि उनका रोटेशनल होता है, सारे मेंबर जो देश हैं वो उसका बारी बारी से प्रेसिडेंट बनते हैं। अभी प्रेसिडेंसी जो है वो मलेशिया के हाथ में है। तो जाहिर है कि इस तरह का कोई भी अगर मुज़ाकरात होंगे या कोई एक डील करने की कोशिश होगी तो उसमें मलेशिया का रोल हो जाता है। एशियान के दोनों मेंबर हैं, मलेशिया भी उसका मेंबर है, बाकी दोनों पार्टी भी उसको मेंबर हैं। तो कोशिश इनकी यही रहती है कि एशियान के जो आसियान है उसके तत्वावधान में ही इसको सॉल्व किया जाए, नहीं तो इसके फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फिर पर्दे के पीछे मलेशिया भी एक्टिव है, और भी जो एशियान के मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग सिंगापुर वगैरह, वो भी इसमें काफी एक्टिव है। तो मलेशिया के पास एक मौका भी है अपना रीजनल इंपॉर्टेंस दिखाने का कि आने का। बाय लक उनके ही प्रेसिडेंसी में हुई। अब इसको फॉर्चुनेटली कह ले, अनफॉर्चुनेटली कह ले, अगर उनके प्रेसिडेंसी में हुई है तो उनको अगर जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर इसको सही तरह से वो सेटल कर लें तो उनका एक मान, इज्जत जो है वो तो भरी जाएगी अपने खित्ते में। सौरभ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कौमी आवाज के नाजरीन के लिए कि गजा के हालात क्या हैं। देखिए, गजा में ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान है उसका दूसरा मरहला जो है वो आ गया। अब उस मरहले में घुसने से इसराइल कतरा रहा है। जैसा हम सब जानते हैं इसराइल बैड फेथ एक्टर है, यानी वो कभी कोई मुआहदा कभी भी गुड फेथ में नहीं करता। और अमेरिका के बारे में अंग्रेजी में हम ये बोलते हैं कि द डील साइंड बाय अमेरिका आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटेन ऑन। कि अमेरिका अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो उस मुआहदे की उतनी भी कीमत नहीं है जितनी कीमत उस कागज की है जिसपे वो कागज। मुआहदा लिखा गया है। तो अगर ये चीज है तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि वो एक आखिरी बॉडी जो है वो लौटानी है हमास को, जिसको लेके इसने ये सेकंड फेज जो है वो रोक रखा है। इनफैक्ट फर्स्ट फेज में ही रफा बॉर्डर जो खुलनी थी वो नहीं खुली थी। हालांकि इजरायली जर्नल खुद कह रहे हैं कि हमास के लिए बड़ा मुश्किल है
बिना इक्विपमेंट के और बिना उसके कि सारे बॉडी जो खोज ले। अब हालांकि अब एक ही बॉडी बची है, लेकिन वो एक बॉडी खोजना बड़ा मुश्किल है, और इसराइल उसको बहाने की तरह यूज कर रहा है सेकंड फेज, सेकंड मरहले में दाखिल ना होने के लिए। अमेरिका के तरफ से कुछ दबाव जरूर पड़ा है इसराइल के ऊपर में कि वो इसको ना रोके। इजिप्ट और कतर की तरफ से अमेरिका पे दबाव पड़ रहा है, लेकिन अभी वो मामला एक तरीके से वहां पे फंसा हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये दूसरे मरहले में ये घुसता नहीं, और उसको लेके क्या है, अमेरिका डिसआर्मामेंट की बात कर रहा है, हमास की, हमास डिसआर्मामेंट के लिए रेडी नहीं है। उसके कुछ पेचे हैं कि जैसे हमास ये कहता है कि हम जो हेवी वेपन्स है वो हम गजा में ही रहेंगे, लेकिन हम किसी तीसरे मुल्क के परव्यू में उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन स्मॉल आर्म्स हम कैरी करेंगे। तो एक ये प्रपोजल है। अमेरिका का काउंटर प्रपोजल इसको लेके, इसराइल का काउंटर प्रपोजल है, तो वो एक जद्दोजहद जो है वहां उस पर चल चल रही है इसको लेके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि इसराइल बैड बैड फेथ एक्टर है, तो वो इस सो कॉल्ड पीस प्लान के सेकंड मरहले में घुसना नहीं चाहता, अव्वल। दूसरा, कि तमाम देश जिन्होंने कूद कूद के इस पे सिग्नेचर किए थे, अब वो सब के सब सैनिक भेजने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूएन में प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ये कहा गया कि ये जो सैनिक जाएंगे इनका ये भी काम होगा कि गाजा को डीमिलिटराइज करे। तो अब पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो अजरबैजानी हो, चाहे वो कोई भी देश हो, वो नहीं चाहता कि उनके सैनिक हमास से लड़ाई करें। तो क्यों चाहेगा कि भाई उसके सैनिक जाके हमास से लड़ाई करें? तो अब उनके जो हाथ पांव जो है वो ठंडे पर वो हो गए, फूल गए हैं, तो वो इसको बैक ट्रैक कर रहे हैं। एक देश जो सैनिक भेजने को बहुत ज्यादा उतावला है, तुर्की, तो उसके पे वीटो डाल रखा है इसराइल ने कि हम तुर्की के सैनिकों को आने नहीं देंगे। तो वो मामला भी एक तरीके से फंसा हुआ है। तो वो हम कह सकते हैं कि पहले मरहले और दूसरे मरहले के बीच में हम कहीं अभी अटके हुए हैं। अब देखना है इसमें क्या आगे बात बनती बात और मैं जानना चाहूंगा कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरीके से माफीनामे की सिफारिश करी है इजरायली सदर से कि बदनवानी के वो जो उनके मामलात हैं उनको खत्म कर दिया जाए। और सदर ट्रंप ने भी, अमेरिका सदर जो हैं, उन्होंने भी इसकी सिफारिश करी थी। तो इसमें क्या आप देखते हैं? है। देखें, ये बहुत ही हिलेरियस एस्पेक्ट है कि माफीनामा तो, जैसा कि प्रेसिडेंसी ने कहा, जब अमेरिका ने दबाव डाला था तो इजरायली प्रेसिडेंसी ने कहा था कि माफी देने का एक तरीकेकार, एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस प्रोसीजर से नेतन्याहू आए तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है? माफीनामा तो आपको तब मिलेगी ना, पहले जब एडमिशन ऑफ गिल्ट होगा। आप तो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं कि हमने तो करप्शन किया ही नहीं, तो माफीनामा किस चीज का फिर आप मांग रहे हैं? तो प्रेसिडेंसी का कहना है कि एक कागज में माफीनामा लिखें और उसको पब्लिकली पढ़ें नेतन्याहू, कि हाँ मैं करप्ट हूं, मैंने ये किए हैं, मैं घोटालेबाज हूं, मेरी बीवी घोटालेबाज है, मेरा बेटा घोटालेबाज है, ये चीज को एडमिट करें। फिर हम देखेंगे कि इस पे क्या किया जा सकता है, जिसके लिए नेतन्याहू तैयार है, अव्वल। दूसरा ये कि जो नेतन्याहू के ऑपोजिशन के लोग हैं इसराइल में, कहते हैं कि चलो माफीनामा समझ में आता है, लेकिन माफीनामे के साथ आपको पॉलिटिक्स से रिटायर भी होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने करप्शन किया, आपको माफी भी मिल गई और आप पॉलिटिक्स में वैसे ही हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। उसके लिए ऑपोजिशन तैयार नहीं है, तो ये पेंच वहां पे फंसा हुआ है। अव्वल तो ये पहले कबूल करें, दूसरा कि ये उससे निकले। अब नेतन्याहू क्यों पॉलिटिक्स से निकलने लगा? पॉलिटिक्स में जिंदा बचने के लिए तो उसने इतना बड़ा जेनोसाइड किया है। अब वो जब वो जेनोसाइड कर चुका है, उससे जब उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ा, तो अब उसको क्या पड़ी हुई है कि वो इससे निकल जाए, ट्रायल चलता रहे जैसे चलता रह रहा है। तो वो मामला भी अटका हुआ ये थे हमारे सौरभ कुमार शाही साहब, जिन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड और गजा के हालात पर तफसील से रोशनी डाली। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी आरा और तजावीज़ ज़रूर भेजें, ताकि हम दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को मज़ीद दिलचस्प, मज़ीद माने खेज और मज़ीद जामे बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे
एक नए जाविये और एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को देखते रहिए।